हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोषी आप सभी के सामने अर्थशास्त्र से वाणिज्य बैंक टॉपिक लेकर आ रही हूँ। बैंकिंग सुधार के अंतर्गत ये आता है। वाणिज्य बैंक के बारे में समझ लेते हैं। बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के प्रावधानों के अनुसार जिस वित्त संस्था को आरबीआई वाणिज्य बैंक का लाइसेंस दे देता है, उसमें जो वाणिज्य बैंक के रूप में पंजीकृत होता है उसे वाणिज्य बैंक कहते हैं। इसका मतलब ये है कि आरबीआई क्या है, गवर्न करता है सभी बैंकों को, तो वो अपने अंडर में उन्हीं बैंक को लाइसेंस देगा जो सही तरीके से कार्य करता है, जिनका एनपीए का प्रॉब्लम नहीं रहता है, लोन का आदान प्रदान सही रहता है, ऐसे बैंकों को वो लाइसेंस देता है। दूसरे शब्दों में एक ऐसी वित्त संस्था जो आवश्यक रूप से चेक के माध्यम से निकाले जाने योग्य जमा राशि को स्वीकार करने के लिए अधिकृत हो तथा जो साख सृजन के माध्यम से ऋण आपूर्ति के लिए भी अधिकृत हो, वाणिज्यिक बैंक समझी जाती है उसे। वाणिज्य बैंकों के प्रकार मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, अनुसूचित वाणिज्य बैंक और गैर अनुसूचित वाणिज्य बैंक। वाणिज्य बैंक के प्रकार में अनुसूचित वाणिज्य बैंक, जिस वाणिज्य बैंक के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल कर लिया गया हो, जो आरबीआई के मानकों और दिशा निर्देशों के पालन के लिए प्रतिबद्ध हो, उसे अनुसूचित वाणिज्य बैंक कहते हैं। यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 को फुलफिल कर रहा है और आरबीआई के सभी मानक दिशा निर्देशों को प्रतिपालन कर रहा है। उसी प्रकार से गैर अनुसूचित वाणिज्य बैंक में क्या होगा, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 को कंप्लीटली पालन नहीं कर रहा है, अप्रतिबद्ध है, तो उसे गैर अनुसूचित बैंक कहेंगे। देशी बैंक, जिस वाणिज्य बैंक के स्वामित्व और प्रबंधन में आधा से अधिक अंश एक देश के निवासी व्यक्तियों और निवासी संस्थाओं के पास हो, उसे देशी बैंक कहते हैं। जैसे हम ग्रामीण बैंक को देख सकते हैं, वो भारत के डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं, यानी कि जिले के अंतर्गत बैंक रहते हैं, वो देशी बैंक के अंतर्गत आ जाएंगे। विदेशी बैंक, जिस वाणिज्य बैंक के स्वामित्व और प्रबंधन में आधा से अधिक अंश विदेशी व्यक्ति, जिसमें अनिवासी व्यक्ति भी शामिल होते हैं, एवं विदेशी संस्थाओं के पास से हो, विदेशी बैंक कहलाते हैं। अनिवासी व्यक्ति यानी एनआरआई को बोल रहे हैं, विदेशी संस्था यानी कि फॉरेन क्या बोलते हैं इसको, एफडीआई बोलते हैं, फॉरेन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, वो भी विदेशी बैंक कहलाते हैं। यानी कि जो भारत में रहते थे उनके परिवार वाले, पर वो काम के सिलसिले में या कोई किसी कार्य से बाहर विदेश से कमाई करने के लिए चले जाते हैं, जॉब के पर्पज से चले जाते हैं, तो वो विदेशी बैंक के अंतर्गत आ सकता है। एनआरआई को भी शामिल करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज को भी शामिल करते हैं, एफडीआई को भी शामिल करते हैं इसके अंतर्गत। और भी बैंकों के प्रकार थोड़ा देख लेते हैं। वाणिज्य बैंक के अंतर्गत भी आते हैं और अलग अलग से भी बैंक के टर्मिनोलॉजीज हैं, जिसको मैं अभी आपके सामने शेयर कर रही हूँ। जितना ज़्यादा आप ज्ञान रखेंगे इकोनॉमिक्स के टर्मिनोलॉजीज में, उतना ज़्यादा आपको ये समझ आएगा, क्योंकि अर्थशास्त्र समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। उसके लिए थोड़ा आपका स्टैटिस्टिक अच्छा होना चाहिए और करंट अफेयर अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, जिस वाणिज्य बैंक में स्वामित्व एवं प्रबंधन में आधा से अधिक अंश प्रत्यक्ष रूप से अथवा अधीनस्थ कार्यालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति के पास हो, उन्हें भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कहते हैं। इन्हीं बैंकों को सरकारी वाणिज्य बैंक कहते हैं। ये ऐसे बैंक है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, राष्ट्रपति के अधीनस्थ में है, यानी कि वो भारत उसको अपने अंडर में रखा हुआ है, और ये सरकारी वाणिज्य बैंक कहलाते हैं क्योंकि इसके कामकाज कार्य पूरे सरकारी ही होते हैं। मैंने अभी एक उदाहरण भी दिया था, जैसे
ग्रामीण बैंक हो गया, देना बैंक भी इसके अंतर्गत आता है। कुछ कुछ बैंक्स हैं जो ये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद राष्ट्रीयकृत बैंक। राष्ट्रीयकृत बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे बैंक हैं जो निजी क्षेत्र के बैंक के रूप में स्थापित हुए थे, लेकिन बाद में सरकार ने कानून बनाकर उनके स्वामित्व और प्रबंधन नियंत्रण पर बलपूर्वक अधिग्रहण कर लिया था। इसे राष्ट्रीयकृत बैंक कहते हैं। राष्ट्रीयकृत बैंक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सारे बैंक प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्हें राष्ट्रीयकृत किया गया। पंजाब पीएनबी बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, हमारा भारतीय रिजर्व बैंक हो गया, एसबीआई हो गया, इन्हों राष्ट्रीयकृत बैंक कहलाते हैं। संसद में 1969 में एक बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम बनाया गया, जिसके माध्यम से 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े निजी बैंकों को राष्ट्रीयकरण कर लिया गया था। संसद ने 1980 में दूसरा बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम बनाया। पहला बनाया था 1969 में राष्ट्रीयकरण अधिनियम बैंकों के लिए, फिर दूसरा संसद में 1980 में बनाया गया राष्ट्रीयकरण अधिनियम। इसके माध्यम से 15 अप्रैल 1980 को 6 निजी बैंकों को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। 1969 में 14 बड़े निजी बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1918 में 6 निजी बैंकों को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। इसमें प्राइवेट बैंकों को एक साथ मिलाकर एक बैंक स्थापित किया जाता है और उसको राष्ट्रीयकृत और गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के अंतर्गत आ जाते हैं वो। ठीक। हर्षद मेहता घोटाला में वित्त होने के कारण न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में 1993 में विलय कर लिया गया था। इसलिए अब बैंकों की संख्या 19 ही है। राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 19 है। हर्षद मेहता घोटाला आप जान ही रहे हो, शेयर मार्केट का उनको बहुत बड़ा बुलिस कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, एंजल लोन लिया था। एंजल लोन के अंतर्गत क्या होता है, बहुत सारे बैंक से, हर एक बैंक से अलग अलग लोन लेकर एक बड़े अमाउंट का लोन ले लेना, और वो पैसे का वो शेयर मार्केट में यूज़ किया करता था। और एक बैंक का अगर वो लोन अगर किस्त पर हटा रहा है तो वो दूसरे लोन से उसको पटाया करता था। तो ये सब क्या होता है, इसमें इस तरह का प्रोसेस पहले के टाइम में होना संभव था, क्योंकि पहले ना तो डिजिटलाइजेशन था, और ना ही पूरी तरीके से हम लोग को फेयर दिखता था शेयर मार्केट में क्या हो रहा है और बैंकों के अंदर क्या हो रहा है, नहीं दिखता था। पहले इतने स्ट्रिक्ट रूल्स भी नहीं थे, लेकिन अभी बैंकों के अंतर्गत आरबीआई गवर्न करता है दूसरे बैंकों को, तो हर बैंक क्या है, एक रूल और रेगुलेशन के अंतर्गत कार्य करते हैं। तो राष्ट्रीयकृत करने से भी क्या होता है, गवर्नमेंट के अंडर में वो कार्य हो रहे हैं, यानी बैंक गवर्न हो रहे हैं। तो ऐसे में घोटाले होने के चांसेस कम होते हैं। कोई भी फेक तरीके से एंजल लोन्स लेने की कोशिश नहीं कर सकता है। आप सभी मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर, कमेंट एंड लाइक। संतोषी ट्यूटर मेरे चैनल का नाम है। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, आप सभी का प्यार मुझे मिलेगा उस मेहनत के साथ, तो मैं वीडियो भी अच्छे से बना पाऊँगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल संतोषी ट्यूटर and press the bell icon.